नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण होता है या इतिहास शिक्षण होता है, उसमें प्राचीन इतिहास जानने के जो कुछ स्रोत या साधन हैं, उनके बारे में प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में। और वो जो साधन हैं वो कौन कौन से होते हैं। वैसे तो इन चीज़ों को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च शिक्षा में इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये स्रोत कौन से होते हैं, साहित्यिक स्रोत और जो संदर्भ होते हैं उनके। तो साहित्य सृजन की परंपरा भारत में सर्वाधिक प्राचीन है और हम सभी को मालूम है कि भारत जो है वो वैदिक साहित्यों का देश है। तो अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि इतिहास में साहित्य और धार्मिक स्रोत होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो स्रोत है वो है हमारा वैदिक साहित्य। तो वेद जो होते हैं इनमें वैदिक काल की धार्मिक परंपराओं पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही इनमें उनका चित्रण किया गया है जो उस समय लोगों का जो आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, किस प्रकार से लोग रहते थे, उसके बारे में बताया गया है। फिर उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण जो होते थे वो आरण्यक उपनिषद में राजा परीक्षित तथा राजा बिंबिसार के पूर्व की राजनीति दशा के प्रमुख तत्वों का समावेश है। यही वो ग्रंथ हैं और वेदांत ग्रंथ तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, ज्योतिष शिक्षा आदि स्थितियों पर प्रकाश डालते थे। फिर आया हमारा महाकाव्य। तो महाकाव्य जो होते हैं वो प्राचीन काल से ही हमारे देश में राजाओं महाराजाओं की जो वंशावलियाँ थी उनको सुरक्षित रखने की प्रथा चली आ रही थी। तो प्रत्येक काल में जैसे आप देखें तो महाभारत और श्रीमद् भागवत ग्रंथ इसका उदाहरण है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों में उस युग की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की झांकी को दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार ये जो महाकाव्य होते थे ये उस समय की जो स्थितियां होती थी उसको प्रस्तुत करने में प्रमुख साधन कहे जा सकते हैं। उस समय जो भाषा प्रचलित थी, जैसे दोनों ग्रंथों की रचना जो है वो संस्कृत में हुई, तो इससे हमें उस समय की भाषा का भी ज्ञान होता है। इसके बाद आए हमारे स्रोत में पुराण। तो इनमें प्राचीन वंशों का ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक वर्णन मिलता है और पुराणों की टोटल संख्या अगर हम देखते हैं तो 18 हो गई है और प्रत्येक पुराण को 5 भागों में विभक्त किया गया है। अंतिम भाग में राजवंशों का इतिहास आता है और पुराणों में अगर हम देखें तो मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण जो है वो आपका प्रमुख है। अब आती है मनुस्मृति। तो इस ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हिंदुओं में अधिक मान्यता दी गई थी क्योंकि इसमें तत्कालीन हिंदू समाज का पूरा जो संपूर्ण कार्य निर्धारण, कर व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वगैरह थी वो इसमें दिखाई गई थी। और मनुस्मृति की रचना जो है वो महात्मा मनु ने की थी। तो अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि हिंदुओं के जो ग्रंथ थे वो साहित्यिक और धार्मिक स्रोत जो है वो ये थे। फिर आया हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य में हमने देखा कि परिशिष्ट पर्व, इसकी रचना आचार्य हेमचंद सूरी ने की थी और प्राचीन भारतीय के अभिलेख के संबंध में जो आख्यान और गाथाएं हैं वो जैन साहित्य में आज भी विद्यमान हैं, तो उनको हेमचंद के नाम से संग्रहित किया गया। फिर आया आपका भद्रबाहु चरित्र। तो भद्रबाहु जो थे वो प्रसिद्ध जैन विद्वान, एक साधु थे और इस ग्रंथ में उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन है और उस समय जो राजा थे उनकी भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं और जीवन प्रणाली को बताया गया है। फिर आया आपका जैन आगम ग्रंथ। इसमें प्रमुख 12 अंग हैं जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम और यम और विविध प्रवचन, महावीर के जीवन और उनके कार्य का संग्रह है। फिर आता है आपका बौद्ध साहित्य। तो इसमें पिटक ग्रंथ, जातक कथाएं आदि आती हैं। पिटक ग्रंथों में बुद्ध के उपदेश, सार, व्याख्या और भिक्षुओं संबंधी नियम हैं। जातक कथाओं में बौद्ध युग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा पर प्रकाश डाला गया था। अगर हम अपने बचपन को देखते हैं तो दूरदर्शन में हम देखते थे कि जातक कथाएं आती थी, पंचतंत्र की कथाएं आती थी और अगर आज हम देखें तो उन चीज़ों का जो है वो लोप हो गया है।
तो नई शिक्षा नीति में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और आपके ग्रंथों से आपको रूबरू कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जीवन की जो चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, वो बच्चा बचपन से ही सीख जाता है, तो इसके फायदे होते हैं। अब आगे आते हैं हम, तो पाते हैं कि ऐतिहासिक या धर्मनिरपेक्ष साहित्य के जो स्रोत होते हैं उसमें आपका आता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया था। फिर आती है आपकी राजतरंगिणी। इसको कल्हड़ ने लिखा था और ये 1ली शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक के कार्यों का वर्णन है। नेक्स्ट आया आपका हर्षचरित, जिसमें इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी और हर्ष के प्रारंभिक जीवन के साथ साथ उस समय की जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसको इसमें दर्शाया गया है। फिर आया आपका मुद्रा राक्षस। तो ये आपका नाटक विशाखा दत्त ने लिखा था और इसमें मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश डाला गया था। फिर आया आपका मालविकाग्नि मित्र। तो इसकी रचना विद्वान कालिदास जी ने की थी और गुप्त काल में की थी। ये पुस्तक जो थी वो शुंग वंश के प्रारंभ से अंत तक पूरा जो इतिहास था वो बताती है। फिर आया आपका पाणिनि का व्याकरण, जिसको अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी बहुत बड़ा एक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मौर्य काल के पूर्व की सामाजिक और राजनैतिक दशा का चित्रण किया गया है। फिर आया पतंजलि का महाकाव्य। तो पतंजलि ने शुंग वंश के इतिहास को पूरा संपूर्ण विस्तार से बताया है। चंदवरदाई का आया पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख करता है। दीपवंश और महावंश, इनमें लंका के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है। और महाभारत, गार्गी संहिता, गौडवाही, ऐसे बहुत सारे अनेक ग्रंथ हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख होते हैं जो स्तंभों पर, शिलाओं और गुफाओं में लिखे हुए होते हैं, और कुछ लेख मूर्तियों पर भी होते हैं, पत्र होते हैं, तामपत्र होते हैं, उस पर उत्कीर्ण करके लिखे जाते हैं, ये आपके अभिलेख कहलाते हैं, जो हमें उस समय की संस्कृति से परिचित कराते हैं। फिर आती है मुद्राएं। तो मुद्राएं जो होता है वो उस समय का रुपया या पैसा होता है जिसका प्रचलन उस समय चलता होता है। तो हर राजा जो है वो अपनी मुद्रा का प्रचलन करता है और हर वंश अपनी मुद्रा का प्रचलन करता है। तो इस प्रकार से मुद्राओं पर हमें ऐतिहासिक कालक्रम का ज्ञान होता है। फिर आया हमारा प्राचीन स्मारक। तो प्राचीन स्मारक में जो पुराने स्मारक हैं, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हम वहाँ की कला, शैली, धर्म के बारे में वो देखकर ही पता चल जाता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता आप सबको पता ही है कि उसमें गुप्त काल की मूर्तियों का अध्ययन किया, और उसमें हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से ईश्वर की पूजा की जाती है। जैसे हड़प्पा में हमने देखा कि वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि धर्मों का प्रचलन था। ये सारी चीज़ें हमें आपके अभिलेखों या प्राचीन स्मारकों से ही प्राप्त होती हैं। फिर आते हैं आपके मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन भी जो होते हैं वो इतिहास जानने का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं, और इनकी जांच जब की जाती है तो इनकी आयु का भी पता आसानी से लग जाता है। फिर आई आपकी कलाकृतियाँ। तो कलाकृतियाँ में जैसे हम देखें तो तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, सांची, अजंता, एलोरा, खजुराहो, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपकी वास्तुकला है, मूर्ति कला है, उनसे संबंधित कलाओं का वर्णन मिलता है, और वहाँ पर ये दिखाया जाता है कलाओं के माध्यम से कि कोई भी चीज़ किस प्रकार से होती थी। जैसे आप बाघ को, गुफाओं के भित्ति चित्र वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, भीमपेटिका है, ये बहुत ही इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत हैं। फिर अंत में आता है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। ये भी इतिहास जानने का एक स्रोत है, जिसमें यूनानी यात्री जो हैं उसमें मेगास्थनीज जो हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी और उसमें भारतीय संस्थाओं और भूगोल के बारे में बहुत अच्छा समझाया। फिर चीनी यात्री, तो फाहियान और ह्वेंगसॉन्ग और इत्सिंग नाम के प्रमुख चीनी यात्री थे जो उस समय विक्रमादित्य के शासनकाल के समय आए, और ऐसे ही आपका ह्वेंगसॉन्ग जो थे वो हर्षवर्धन के समय में आए, और उन्होंने केवल जो तत्कालीन चीज़ें थी उसके बारे में जाकर के अपनी कथाओं में उसका वर्णन किया।
फिर आया आपका तिब्बती यात्री। तो तिब्बत से लामा तारानाथ आए थे और उन्होंने एक कयूर और तंगयूर की रचना की, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी लेख लिखे। फिर आपके आए अरबी यात्री, जिसमें मुसलमान आक्रमणकारी शासकों के साथ अनेक मुसलमान यात्री भी आए और इन्होंने भारत का सजीव चित्रण किया। इन यात्रियों में अल बरूनी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उसने तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना कर डाली थी। और अन्य मुस्लिम यात्रियों में सुलेमान, अलमसूदी, निजामी और निजामुद्दीन का नाम विशेष है, क्योंकि इन्होंने भारत के बारे में बहुत प्रकार के लेख लिखे। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि इतिहास जानने के जो हमारे साधन हैं वो क्या क्या होते हैं, और हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण में और इतिहास शिक्षण में आपको ये लिखने में बहुत ही आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।